हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट विदे में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2025 के शुरू होने से पहले हमने अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम डेली आईपीएल की सभी टीम्स के 2025 ईयर के स्क्वाड को डिटेल में एनालाइज करते हैं, उनके की फैक्टर्स के बारे में बताते हैं, आइडियल 11 के बारे में बताते हैं कौन से वो खिलाड़ी जो इन्हें जिताने में भूमिका निभा सकते हैं या वो कौन से खिलाड़ी हैं जो उन्हें डुबो भी सकते हैं। यानी आपको आईपीएल की सभी टीमों की सारी जानकारी इस चैनल पर मिल जाने वाली है। आज हम करने वाले हैं गुजरात टाइटंस का डिटेल एनालिसिस, लेकिन इससे पहले हम ऑलरेडी मुंबई, चेन्नई, केकेआर, एसआरएच और एलएसजी का डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। यानी अगर आपकी उनमें से कोई पसंदीदा टीम है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर चेक कीजिएगा। फिलहाल इस वादे के साथ कि आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहेंगे, हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के स्क्वाड की, यानी कि गुजरात टाइटंस ने कौन से वो खिलाड़ी जिन्हें रिटेन किया और कौन से वो खिलाड़ी जिन्हें ऑक्शन में खरीदा, अपनी टीम का हिस्सा बनाया जब आशीष नेहरा अपने मैनेजमेंट के साथ बैठे और हर खिलाड़ी के लिए उन्होंने बोली लगाई। इस टीम के कप्तान है शुभमन गिल, कोच हैं आशीष नेहरा, दोनों ही बेहतरीन दिमाग वाले खिलाड़ी हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इनके स्क्वाड को और उसकी चर्चा करते हैं। ये है स्क्वाड गुजरात टाइटंस का। सबसे पहले बात करते हैं बल्लेबाजों की। तो बल्लेबाजी में सबसे पहले है शुभमन गिल, इनके कप्तान, जो कि ऑरेंज कैप भी जीत चुके हैं पहले और हमेशा ज्यादा रन बनाते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, टीम में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्ले से कप्तानी भी अच्छी करते हैं। पिछली बार अपनी कप्तानी में वो प्लेऑफ्स में नहीं ले जा पाए थे अपनी टीम को, लेकिन इस बार वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इनके साथ है साई सुदर्शन, पिछला सीजन इनके लिए भी बहुत अच्छा गया था एज अ बैट्समैन। लेफ्टी हैं, नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह की शुभमन गिल और साई सुदर्शन की पिछली बार की जोड़ी रही थी, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी ये दोनों एक की फैक्टर साबित होंगे गुजरात टाइटंस की सक्सेस में। अगले हैं जॉस बटलर, जब तक राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों राजस्थान रॉयल्स ने जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी को जाने दिया। हालांकि अभी आजकल इनके स्टॉक्स थोड़े गिरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी है। इंग्लैंड इनकी कप्तानी में बहुत खराब दौर से गुजर रहा था, लगातार हार पे हार मिल रही थी, लेकिन फिर भी जॉस बटलर द बैट्समैन को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। आईपीएल में इनके रिकॉर्ड शानदार हैं, बड़े बड़े हंड्रेड्स लगाते हैं, जब भी टिकते हैं तो मैच जिता करके ही लौटते हैं। इस तरह का खिलाड़ी है जॉस बटलर। इन्होंने पहले ही एक तरीके से क्लियर कर दिया है कि वो विकेट कीपिंग शायद इस सीजन में नहीं करने वाले हैं, यानी गुजरात टाइटंस इनकी बैटिंग सर्विसेज को ही इस्तेमाल करेगी। ये भी एक जेन्युइन ओपनर है टी20 फॉर्मेट में। अब देखने वाली बात होगी कि प्रूवन पेयर के साथ जाएगी गुजरात टाइटंस, जो कि लास्ट ईयर थे शुभमन गिल और साई सुदर्शन, या फिर जॉस बटलर को ओपनिंग पोजीशन देने के लिए साई सुदर्शन को 3 नंबर पे भेजा जाएगा। फिलहाल अगली है अनुज रावत, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इससे पहले वो हुआ करते थे आरसीबी में, वहां पर भी एक एवरेज परफॉर्मेंस उनका रहा था, कीपिंग अच्छी करते थे, रन कभी बने कभी नहीं बने, बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉइंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं अब तक वो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। अगर जॉस बटलर कीपिंग की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाए तो शायद इनकी जगह ही ना बने, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और भी अच्छे अच्छे बैट्समैन की ऑप्शंस हैं। अगर विकेट कीपिंग सर्विसेज रावत की नहीं चाहिए होगी तो शायद वो टीम में जगह भी ना बना पाए। अगले हैं शाहरुख खान, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, हमेशा अच्छा करते हैं, फिनिशर की भूमिका के लिए सूटेबल हैं, नंबर 6 नंबर 7 पर अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं और अच्छे फील्डर भी हैं। काफ़ी पुराने हो गए हैं, अब आईपीएल में अलग अलग टीमों से खेल चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस में भी ये फिनिशर के लिए एक अच्छे प्लेयर साबित होने वाले हैं। अगले हैं कुमार कुशाग्र, ये भी काफ़ी अच्छे रेट किए जाते हैं, बढ़िया बल्लेबाज हैं, विकेट कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन कितना इन्हें विकेट कीपिंग का मौका मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। अगले हैं अरशद खान, ये भी बढ़िया खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो इस टीम में ऑलराउंडर्स काफ़ी सारे हैं, ग्लेन फिलिप्स, करीम जन्नत, वॉशिंगटन सुंदर, शर्फिन रदरफोर्ड, राहुल तेवटिया, महिपाल लोमरोर। ग्लेन फिलिप्स को कौन नहीं जानता, सुपरमैन बने हुए हैं आजकल, फील्डिंग तो क्या गजब करते हैं। 90s के एरा के जॉन्टी रूट्स की इन्होंने याद दिला दी है। चैंपियंस ट्रॉफी में बढ़िया बैटिंग भी की इन्होंने, लेकिन इन्हें फील्डिंग के लिए ज़्यादा याद किया गया।
और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली गुजरात टाइटंस चाहेगी कि इनको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये 15 से 20 रनों का अंतर तो सिर्फ फील्डिंग से ला सकते हैं, उसके बाद बॉलिंग कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और बल्लेबाजी तो क्या कमाल ही कर रहे हैं ये आजकल। इसके बाद है करीम जन्नत, ये एक मीडियम पेसर हैं, ऑलराउंडर हैं, आजकल अफगानिस्तान टीम का भी हिस्सा नहीं रहते हैं, ज़्यादातर बैठे रहते हैं बाहर, क्योंकि अफगानिस्तान के पास भी बहुत अच्छे अच्छे ऑलराउंडर हो गए हैं। आईपीएल में भी इनको हर बार आते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं मिल पाते हैं, बेंच पर ही नजर आते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार भी इनकी सेवाओं का ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाएगा और ये बेंच पर ही नजर आएंगे। अगले हैं वॉशिंगटन सुंदर। इनका स्टॉक्स मुझे लगता है इनके भी काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं स्टॉक्स, क्योंकि गेंदबाजी में वो पैनापन इनके पास है, पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आखिरी के ओवरों में भी एक आध ओवर निकाल के दे सकते हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी सीरीज बाहर बैठे रहे, ट्रॉफी विनर बन गए वो, लेकिन बेंच पर बैठे बैठे ज़्यादा मौके इन्हें नहीं मिल पाए हैं इंडिया टीम में भी। हालांकि अश्विन के रिटायरमेंट के बाद सबने उम्मीद की थी कि ये प्राइमरी स्पिनर बन जाएंगे, लेकिन वहां पर भी कोटियान को शायद प्रेफर किया जाएगा आगे, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। इनके साथ इंजरी के मसले भी ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। इनके पास भी बहुत सारे कारण होंगे अपना बेस्ट देने के लिए, ये भी अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल इंडियन टीम से थोड़ा धीरे धीरे ये नज़रों से हटते जा रहे हैं, तो ये आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर एक बार फिर सबकी नज़रों में आना चाहेंगे। अगले हैं शर्फेन रदरफोर्ड। वैसे तो ये बैटिंग ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन बॉलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं ये। इनकी बैटिंग आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, क्योंकि बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे फिर टी20 हो या फिर 50 ओवर फॉर्मेट। वेस्ट इंडीज़ के लिए पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करते आए हैं, आईपीएल में बहुत ज़्यादा इन्हें अब तक देखा नहीं गया है, इसलिए सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकते हैं। क्या ये भी वो काम कर सकते हैं गुजरात टाइटंस के लिए जो आंद्रे रसल करते हैं केकेआर के लिए, या फिर डीजे ब्रावो ने किया है सीएसके के लिए सालों साल? ये देखने वाली बात होगी। अगले हैं राहुल तेवतिया। इन्हें कभी भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, मैच के किसी भी सिचुएशन में आकर के ये कुछ भी कर सकते हैं। कौन भूल सकता है इनके वो 5 छक्के जिन्होंने शेल्डन कॉटरेल को लगाए थे और एक तरीके से उनका आईपीएल करियर ही खत्म कर दिया था। बेहतरीन बल्लेबाज हैं, अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं, चेज में बहुत बढ़िया हैं, जो गुजरात टाइटंस के लिए काफ़ी अच्छा करते आए हैं साल दर साल। मिलर के साथ इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, क्योंकि दोनों के साथ अच्छी पार्टनरशिप रहती थी हमेशा, लेकिन अब मिलर गुजरात टाइटंस का हिस्सा नहीं है, तो राहुल तेवतिया के ऊपर फिनिशिंग की जिम्मेदारी रहेगी, या तो ग्लेन फिलिप्स के साथ या फिर शर्फेन रदरफोर्ड के साथ। अगले हैं महिपाल डोमरोर। ये भी दिल्ली का हिस्सा रह चुके हैं इससे पहले, अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, ज़रूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका में भी टीम में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह का ये बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, अगर इन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए तो भी सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं होगी। अब बात करते हैं गेंदबाजों की, और मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत है उनकी गेंदबाजी, क्योंकि इनके पास है राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, कुलवंत खिजरोलिया, जेराल्ड कोटजे, मानव सुथार, निशांत सिद्धू और कुरनूर बरार। काफ़ी ज़्यादा पेस बॉलिंग ऑप्शन है इनके पास, काफ़ी सारे स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं। राशिद खान गुजरात टाइटंस जब से बनी है तब से उनके साथ बने हुए हैं, उनके आइकॉनिक प्लेयर हैं, उन्होंने बड़े बड़े प्लेयरों को जाने दिया, लेकिन राशिद खान को हमेशा बचा कर रखा है। हार्दिक पांड्या भी उस टीम का हिस्सा नहीं रहे, शुभमन गिल कप्तान बन गए, लेकिन राशिद खान अभी भी उनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयरों में से एक हैं, जो विकेट भी निकाल कर देते हैं, अच्छे दिमाग वाले खिलाड़ी हैं, कैप्टन को सपोर्ट भी कर सकते हैं, आखिरी के ओवर्स में फिनिशिंग टच दे सकते हैं, स्नेक शॉट उनका बहुत ज़्यादा मशहूर रहता है आईपीएल में, और बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। अगले हैं कगिसो रबाडा, साउथ अफ्रीकन ग्रेट, रेड बॉल में तो बहुत ही माहिर हैं, हालांकि लिमिटेड ओवर्स में काफ़ी ज़्यादा मार खा जाते हैं आजकल। आईपीएल में भी इनकी ऑन ऑफ हॉट कोल्ड परफॉर्मेंसेज रहती हैं, डेथ ओवर में महंगे महंगे पड़ जाते हैं, लेकिन नई बॉल से अच्छी गेंदबाजी करते हैं, विकेट निकाल कर देते हैं। और कगिसो रबाडा की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं, फिट रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि पूरा सीजन खेलें, 14 से 14 मैच खेलें। अगर ये 14 मैच खेलेंगे, अपना बेस्ट देंगे, तो मुझे लगता है कि ये 20 विकेट डेफिनेटली लेकर दे सकते हैं गुजरात टाइटंस को।
अगले हैं मोहम्मद सिराज। अब तक मोहम्मद शामी हुआ करते थे गुजरात टाइटंस का हिस्सा, लेकिन मोहम्मद शामी के जाने के बाद अब मोहम्मद सिराज को लिया गया है। हालांकि मोहम्मद सिराज अभी लो ऑन कॉन्फिडेंस होंगे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया। लिमिटेड ओवर्स में एक तरीके से उनकी कहानी राइट ऑफ सी की जा रही है। T20 में वैसे भी वो इंडिया के लिए नहीं खेल पाते हैं, इसलिए वो चाहेंगे कि वो डेफिनेटली आईपीएल में इतना अच्छा करें कि एक बार फिर T20 में उन्हें कंसिडर किया जाने लग जाए, और अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भी मोहम्मद सिराज की जगह बन जाए। अगले हैं प्रसिद्ध कृष्णा। ये भी रेड बॉल स्पेशलिस्ट बन गए हैं इंडिया के लिए। अभी बीजीटी में नजर आए थे लेकिन उसके बाद फिर गायब हो गए। अच्छे गेंदबाज हैं, हिट द डेक बॉलर हैं, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डालते हैं, विकेट निकाल के देते हैं। इससे पहले केकेआर का हिस्सा रह चुके हैं, ऐसा राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेल चुके हैं, लेकिन अब गुजरात टाइटंस का हिस्सा होने वाले हैं। इनके साथ भी इनके फिटनेस के मसले रहते हैं, लेकिन जितना खेलते हैं उतने बढ़िया ही नजर आते हैं। अगले हैं साई किशोर। बढ़िया स्पिनर हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ईशांत शर्मा भी इनके पास है। इनके साथ ये भी मुझे लगता है कि एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में टीम में शामिल किए जा सकते हैं जब आपको एक्स्ट्रा पेसर खिलाने हो। बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं, वेटरन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके पास वो पैनापन है कि ये अच्छा स्पेल, ड्रीम स्पेल निकाल कर दे सकते हैं। और अपने बलबूते पर भी अगर ये 7-8 मैच खेलेंगे, मुझे लगता है अपने बलबूते पर ईशांत शर्मा अकेले 1 या 2 मैच तो आपको सिंगल हैंडेडली जिता कर दे सकते हैं अपनी गेंदबाजी से। अभी भी इनमें वो पैनापन बाकी है। जयंत यादव, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको मौके शायद ना मिल पाए क्योंकि ऑलरेडी इनके पास अच्छे स्पिनर हैं। राशिद खान और साई किशोर लगातार खेलते हैं, ऐसे में जयंत यादव को कितने मौके मिलेंगे, जबकि तब इनके पास वॉशिंगटन सुंदर ऑलरेडी एज एन ऑलराउंडर टीम में मौजूद होंगे। ये देखने वाली बात होगी। कुलवंत खजरोलिया बढ़िया गेंदबाज हैं, ज़रूरत पड़ने पर इन्हें भी खिलाया जा सकता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि पहले 11 का हिस्सा नहीं होंगे। इंजरी कंसर्न्स अगर मेन बॉलर्स के पास आते हैं तो ये शायद खिलाए जा सकते हैं। जिराल गोडजे मुझे लगता है कि ओवरसीज बैकअप बॉलर रहेंगे। शुरुआत शायद कगिसो रबाडा से की जाएगी, लेकिन अगर कभी कगिसो रबाडा की फॉर्म वगैरह का कुछ मसला रहता है तो शायद जिराल गोडजे आपको खेलते हुए मिल सकते हैं। इसके अलावा जो 3 खिलाड़ी हैं, मानव सुथार, निशांत सिद्धू, गुरनूर बरार, इसमें से मुझे लगता है कि शायद गुरनूर बरार को 1-2 मौके मिल सकते हैं। बाकी दोनों खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके शायद इस सीज़न में आपको ना मिलते हुए दिखें। तो ये है आईपीएल का स्क्वाड गुजरात टाइटंस का। बढ़िया बैलेंस है इनके पास, इनकी बॉलिंग इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं इनके आइडियल 11 की और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में। तो शुभमन गिल और जॉस बटलर, मुझे लगता है कि ये होगा आइडियल ओपनिंग पेयर। हालांकि अगर साई सुदर्शन भी ओपनिंग करने में नजर आते हैं तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आशीष नेहरा जिस तरह के कोच हैं, ज़्यादा चेंजेस करने में बिलीव नहीं करते हैं, प्लेयर्स पे समय देते हैं। पिछले सीजन इन दोनों की जोड़ी, गिल और सुदर्शन की जोड़ी काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन जॉस बटलर अगर ओपनिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच रहेगी। तो शुभमन गिल और जॉस बटलर मेरे ओपनर्स रहेंगे। नंबर 3 पर रहेंगे साई किशोर, 4 नंबर पे रहेंगे अनुज रावत और 5 नंबर पे होंगे ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। गुजरात टाइटंस की सक्सेस बहुत हद तक ग्लेन फिलिप्स के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो पूरे 4 ओवर भी निकाल के दे सकते हैं। गोल्डन आर्म है, विकेट निकाल कर देते हैं, फील्डिंग से ज़बरदस्त हैं। इनके पास अगर कैच आएगी तो आप भूल जाइए, आपका विकेट गिरने ही वाला है। और बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया करते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। स्पिनर्स के सामने थोड़ा फंसते हैं, लेकिन पेसर्स को तो बहुत कूटते हैं। अगले हैं महिपाल नोमरोर और राहुल तेवतिया। ये इन दोनों की जिम्मेदारी रहेगी फिनिशिंग टच प्रोवाइड करने की। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है कि अगर पेसर के साथ जाएंगे, यानी कि अब गीसो रबाडा को रेस्ट दिया जाए, तो मिडिल ऑर्डर में आपको शर्फिन रदरफोर्ड भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स का परफॉर्मेंस अच्छा अगर नहीं रहा तो भी शायद शर्फिन रदरफोर्ड उनको रिप्लेस करते हुए भी नजर आ सकते हैं, लेकिन मैं शर्फिन रदरफोर्ड को भी कम से कम 3 से 4 मैच तो खेलते हुए देख ही रहा हूँ इस सीजन में। इसके बाद नंबर 7-8 पर आपको वॉशिंगटन सुंदर नजर आ सकते हैं। ये फ्लोटर की तरह यूज भी किया जा सकते हैं, अगर जल्दी विकेट गिरते हैं तो इन्हें ऊपर भी भेजा जा सकता है। उसके बाद फिनिशिंग टच में राशिद खान का भी एक अहम रोल हो सकता है। नंबर 7-8-9 किसी भी पोजीशन पर उन्हें भेजा जा सकता है। इन पर भी काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं गुजरात टाइटंस का मैनेजमेंट, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। उसके बाद कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज रहेंगे इनके पेसर्स और इनके लोअर ऑर्डर बैटर्स। हालांकि इनकी बैटिंग की उम्मीद तो गुजरात टाइटंस ना ही लगाए, इन तक तो मुझे लगता है कि नहीं बात बनेगी, लेकिन नंबर 9 तक इस टीम के पास डेफिनेटली बल्लेबाजी है।
नंबर 12 पर मैं खेलते हुए देख रहा हूँ, यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैं खेलते हुए देख रहा हूँ साई किशोर, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा। इन तीन में से कोई एक ज़रूरत पड़ने पर हिजरोलिया को भी एक आध मैच खिलाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि साई किशोर और प्रसिद्ध कृष्णा इनके इम्पैक्ट बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। अगर पेसर की ज़रूरत हो तो कृष्णा, और अगर स्पिनर की ज़रूरत हो तो साई किशोर। तो ये है मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस की आइडियल 11। अच्छी 11 है, लेकिन जो मसला है वो ये है कि इसके बाद अगर क्योंकि रबाडा की आईपीएल फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, वॉशिंगटन सुंदर थोड़े लो ऑन कॉन्फिडेंस हैं, सिराज के साथ भी ऐसा ही इशू है, फॉर्म की वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया और उनके लिए काफ़ी स्टेटमेंट्स भी दिए गए कि अच्छी बॉलिंग नहीं कराते, पावर प्ले में वो डेथ ओवर में महंगे हो जाते हैं। वैसे रबाडा भी डेथ ओवर में काफ़ी महंगे रहते हैं। तो आ, अगर डेथ बॉलिंग की बात की जाए तो ये मसला डेफिनेटली गुजरात टाइटंस के साथ हो सकता है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में और बात करते हैं की फैक्टर्स की, जो मुझे लगता है गुजरात टाइटंस का ये सीज़न बयां करेंगे। डिपेंडेबल टॉप ऑर्डर, जी हाँ दोस्तों, भले ही बहुत ज़्यादा फायर पावर आपको देखने में नहीं मिलेगी जब आप बात करेंगे गुजरात के टॉप 3 की, यानी कि गिल, बटलर और साई सुदर्शन की, लेकिन ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक अच्छा फाउंडेशन प्रोवाइड करके दे सकते हैं। ये तीन मुझे लगता है कि लगातार अच्छी बैटिंग करके देंगे, बढ़िया रन बना करके देंगे और आपको 12, 13, 14 ओवर तक ये लेके जाएंगे। अगर उसके बाद ये 120, 125, 130 तक लगा के देते हैं तो वहां से उनके पास फिर आखिरी में फायर पावर है। ग्लेन फिलिप्स, शर्फिन रदरफोर्ड, और ये असॉल्ट करके इसको 200, 220 लगा सकते हैं। अगर 12 ओवर में 120 लगा के देते हैं तो डेफिनेटली आगे आने वाले बल्लेबाज इसे डबल कर सकते हैं, बड़ा स्कोर जब लगाना हो अच्छे विकेटों पर। तो मुझे लगता है कि डिपेंडेबल टॉप ऑर्डर रहेगा और 60 to 65% जो इनकी पूरी टीम रन बनाएगी उसमें से टॉप 3 होंगे 65%, 70%, मुझे लगता है। अगले हैं बेस्ट बॉलिंग लाइनअप। जी हाँ, ऑन पेपर देखा जाए ऑन पेपर देखा जाए तो ये बेस्ट बॉलिंग लाइनअप मालूम पड़ती है जब आप देखते हैं कि कगिसो रबाडा हैं, मोहम्मद सिराज हैं, राशिद खान हैं और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर भी हैं। लेकिन इनमें से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉर्म का मसला लेकर अपने साथ आ रहे हैं, तो वो कित और उसके बाद सिराज को जैसे कि ड्रॉप किया गया था तो उनके ऊपर भी एक बैगेज होगा। तो क्या वो अपना बेस्ट दे पाएंगे, क्या वो सब चीज़ों को साइड में रख के एक बढ़िया ड्रीम रन दिखाएगी गुजरात टाइटंस की बॉलिंग लाइनअप, वो ही इनके सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करेगी। मोस्ट बैलेंस टीम, जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट बैलेंस टीम नज़र आती है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत स्टार प्लेयर हो, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो जो लगातार कोई ड्रीम रन में चल रहा है। एक शुभमन गिल एक इंस्पिरेशनल कप्तान है जो लगातार कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं। उसके अलावा एक देखने में लगता है कि हाँ सब नॉर्मल से गुड बॉय वाली टीम है, लेकिन इनका बैलेंस काफ़ी अच्छा है। और अगर ये कंसिस्टेंट शो दिखाते हैं, ये ऐसी टीम नहीं है जिसमें एक प्लेयर अचानक आएगा और आपको बिल्कुल मैच पलट के दे देगा। ये टीम बिल्कुल एक तरीके से काम करेगी कि सब अपना अपना रोल निभाएंगे, सब अपना अपना काम करेंगे। ये टीम बहुत अच्छा करेगी और लगातार अच्छा परफॉर्म करके देगी, लगातार जीत भी सकती है। अगले नॉट इनफ बैकअप्स, जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इनके पास बैकअप्स नहीं है। हालांकि बॉलिंग ऑप्शन इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बैटिंग में बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं है। जो खिलाड़ी आपको प्लेइंग 11 में नज़र आते हैं वो बहुत सॉलिड है, लेकिन उनके साथ अगर फॉर्म का मसला होता है तो उसके बाद इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं। ये बल्लेबाजी में इनकी डेफिनेटली एक वीक पॉइंट मुझे दिखती है। अगले हैं अंडरडॉग टैग। जी हाँ दोस्तों, इस समय अगर आप बात करें तो कोई भी गुजरात टाइटंस को सीरियसली नहीं ले रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। शायद किसी को भी नहीं लगता कि गुजरात टाइटंस 2025 का आईपीएल जीतने वाली है। और यही मुझे लगता है कि इनकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी कि इनके ऊपर प्रेशर नहीं है, इनके ऊपर कोई बैगेज नहीं है। और आशीष नेहरा जिस तरह से टीम को मेंटोर करते हैं, कोच करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बातों में बिलीव नहीं करते कि वो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देंगे, दावे करेंगे। वो अपना काम करते हैं, चुपचाप अपने प्लेयरों से बेस्ट निकालना जानते हैं। वहीं शुभमन गिल भी एक इंस्पिरेशनल लीडर हैं, रन मशीन है आईपीएल में। ऑरेंज कैप पहले भी जीत चुके हैं और इस बार भी अगर ऑरेंज कैप की रेस में ही आपको भागते हुए नजर आए, भले ही नंबर 1 पे शायद फिनिश ना कर पाए, लेकिन आपको टॉप 5 में डेफिनेटली शुभमन गिल नजर आने वाले हैं इस साल भी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये अंडरडॉग का टैग मुझे लगता है गुजरात टाइटंस को सूट करेगा। अगर इनकी टीम, इनके सारे कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने बताया कि ये बैलेंस टीम है, तो इनकी टीम में अगर सभी प्लेयर अपना अपना रोल अच्छे से निभाएंगे, ये टीम अच्छा कर सकती है।
अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट में, जिसमें हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये टीम कहां फिनिश करेगी पॉइंट्स टेबल पर। तो दोस्तों मैंने इसमें साफ साफ लिखा है, दे मे नॉट क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स इन आईपीएल 2025। जी हाँ दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये टीम इस बार आईपीएल के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली है। हालांकि ये रेस में रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये टीम बहुत हद हुआ तो 5 या 6 नंबर पे फिनिश करने वाली है। टॉप 4 में ये टीम मैं आती हुई नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अब जिस तरह की आईपीएल पिछला सीजन गुजरा है, हर टीम 250 350 के स्कोर लगा रही है लगातार। वो भी इस साल मुझे लगता है कि शायद 300 का आंकड़ा भी पार कर जाएं। जिस तरह की बैटिंग मुंबई के पास है, कोलकाता के पास है, हैदराबाद के पास है, उस तरह का फायर पावर आपको गुजरात टाइटंस में नहीं नजर आता है। तो अगर इनकी बॉलिंग फॉर्म बहुत अच्छी रहेगी, इनके बॉलर्स अगर बहुत बढ़िया करेंगे, तो ये टीम अच्छा करेगी। अदरवाइज अगर फायर पावर की बात आएगी, तो सामने वाली टीम के सामने इनकी बल्लेबाजी शायद थोड़ी फीकी ही नजर आए, क्योंकि यहाँ पर भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, लेकिन वो अग्रेसिव अप्रोच वाले बहुत ज़्यादा हिटर्स इनके पास नहीं हैं। तो मेरी नज़र में मैंने आपको बता दिया कि शायद गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में नज़र नहीं आएगी आपको। बहुत हद हुआ, बहुत अच्छा खेले तो ये 5वें और 6ठे पे फिनिश करेंगे। इससे नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन टॉप 4 में मैं इन्हें नहीं देख रहा हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा गुजरात टाइटंस को लेकर डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। कल हम बात करेंगे बाकी बची हुई टीमों के बारे में, एक एक करके आपको वीडियो मिलेगी। कल मैं शायद डीसी पर काम करूंगा और दिल्ली कैपिटल्स की टीम का डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।